ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, हम कक्षा 11वीं की राजनीति शास्त्र की प्रश्न बैंक में दिए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम राष्ट्रवाद अध्याय के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझाइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे हम विद्यार्थियों। राज्य के प्रति भावनात्मक लगाव को प्रेरित करने वाली इकाई को राष्ट्र और भावनात्मक लगाव की धारणा को राष्ट्रवाद कहते हैं। यथार्थ में राष्ट्रवाद एक भावनात्मक मन स्थिति है। चूंकि यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसलिए बारी बारी से हम राष्ट्र और फिर राष्ट्रवाद की अवधारणा का वर्णन करेंगे। पहले हम हेडिंग डाल के लिखेंगे राष्ट्र। इसमें लिखेंगे हम, राष्ट्र काफ़ी हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षा और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है। यह कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समग्र समुदाय के लिए गढ़ते हैं जिससे वे अपनी पहचान कायम करते हैं। अर्नेस्ट बार्कर ने राष्ट्र की परिभाषा दी है। राष्ट्र एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों का एक समूह है जो समान भू क्षेत्र में निवास के भाव से बंधे होते हैं। अब हम राष्ट्रवाद की अवधारणा का वर्णन करेंगे। हेडिंग डालेंगे राष्ट्रवाद और लिखेंगे, सामान्यतया राष्ट्रवाद का अभिप्राय राष्ट्र के प्रति निष्ठा भाव से है। यह राष्ट्रीयता की भावना को संगठित रूप में अभिव्यक्त करने का एक भावनात्मक माध्यम है। यह शक्ति राष्ट्रीयता को राष्ट्र के रूप में संगठित करने हेतु प्रेरित करती है। हेज महोदय ने राष्ट्रवाद की परिभाषा लिखी है। राष्ट्रवाद में आधुनिक भावुक विचारों तथा प्राचीन दो बातों राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति का मिश्रण है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने के कारण इनका विस्तृत वर्णन करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समझाइए। तो विद्यार्थियों, इसमें जो प्रमुख कठिनाइयाँ या बाधाएं हैं उनकी हम हेडिंग डालकर उनका वर्णन करेंगे। राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित है। पहला हेडिंग डालेंगे हम, भावात्मक एकता का अभाव। जिस राष्ट्र का अपना कोई धर्म, भाषा या संस्कृति व सभ्यता ना हो वहाँ भावात्मक एकता का अभाव पाया जाता है, जो कि राष्ट्रवाद के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। मतलब जिन राष्ट्रों में कोई धर्म, भाषा या संस्कृति, सभ्यता का इतिहास नहीं रहता है, वहाँ उनमें भावनात्मक एकता नहीं रहती, जिसके कारण राष्ट्रवाद के रास्ते में कई समस्याएं आती है। अगली हेडिंग डालेंगे हम, संप्रदायवाद राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधा। संप्रदायवाद राष्ट्र को धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर विभक्त कर देती है। लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ते झगड़ते हैं और राष्ट्रवाद के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। जाति, धर्म के आधार पर लोग आपस में भेदभाव करते हैं, जिससे स्वयं ही राष्ट्रवाद की भावना पनपने में समस्या आती है। अगली हेडिंग लिखेंगे हम, निरक्षरता अथवा शिक्षा। निरक्षरता अथवा शिक्षा भी राष्ट्रवाद के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है। सिर्फ शिक्षित लोग ही राष्ट्र को बढ़ावा देते हैं। निरक्षर, अनपढ़ लोग देश के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। राष्ट्रवाद के संगठित रूप लेने में इन निरक्षरों के कारण समस्या होती है, दिक्कत आती है। अगली हेडिंग लिखेंगे हम, व्यक्तिगत अथवा निजी हित। व्यक्तिगत अथवा निजी हित एवं स्वार्थी लोग राष्ट्रवाद के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा होते हैं। स्वार्थी इंसान सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचता है, राष्ट्र के हित में बिल्कुल विचार नहीं करता। राष्ट्र उसके लिए सेकेंडरी मैटर होता है। वो पहले अपना पर्सनल मैटर देखता है, अपने निजी हित देखता है, जिसके कारण राष्ट्रवाद के मार्ग में समस्या आ जाती है। अगला लिखेंगे हम, आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता भी राष्ट्रवाद के रास्ते में बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करती है। देश में अमीर गरीब के बीच खाई हो जाती है और राष्ट्रीयता की भावना अपने आप सीमित हो जाती है। आम नागरिक अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने पे अपना पूरा जीवन लगा देता, अपना समय लगा देता है और धनी व्यक्ति धनी होता चला जाता है। आर्थिक विषमता उत्पन्न हो जाती है देश में, जिससे आम नागरिक में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रहित की भावना कम होने लगती है और राष्ट्रवाद के मार्ग में समस्या उत्पन्न हो जाती है। विद्यार्थियों, हम कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र के अध्याय राष्ट्रवाद का हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देख रहे हैं जो कि प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं।
आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले अध्याय के अध्ययन के समय आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्र के निर्माण में इतिहास का क्या योगदान है। इस प्रश्न का उत्तर हम थोड़ा विस्तृत रूप में लिखेंगे। निबंधात्मक रूप में इसका उत्तर आएगा कि राष्ट्र के निर्माण में इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुधा एक राष्ट्र के निवासी ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से अपने बीच चिर स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना का विकास करते हैं। मतलब कि जो नागरिक होते किसी देश के, वो ऐतिहासिक तथ्यों के बीच आपस में संबंध स्थापित कर लेते हैं, जिनसे उनके बीच में एक अलग ही भावना विकसित होती है जो कि राष्ट्रवाद से संबंधित होती है। ये किसी भी देश के नागरिक अतीत की सभी घटनाओं के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं और अपने भविष्य को भी उन घटनाओं के माध्यम से देखते हैं। एक राष्ट्र के नागरिक अपने देश में पूर्व में घटी हुई ऐतिहासिक घटनाओं से अपना वर्तमान संबंध स्थापित कर लेते हैं। वे स्मृतियों, किंवदंतियों और ऐतिहासिक अभिलेखों की रचना के जरिए स्वयं के लिए इतिहास बहुत निर्मित करते हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों ने भी प्राचीन पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में वर्णित काल से लेकर सिंधु सभ्यता और उसके आगे तक के काल का वर्तमान के साथ अटूट संबंध स्थापित कर सभ्यता मूलक निरंतरता और भारतीय राष्ट्रवाद की बुनियाद को मजबूत किया है। देश की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत तथा अन्य उपलब्धियों को ऐतिहासिक साक्ष्यों के माध्यम से जोड़ने से भारतीयों में अति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक एक ऐसी राष्ट्रीयता व राष्ट्रवाद की भावना चिरस्थायी रूप लिए हुए है। पंडित नेहरू ने भी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, हालांकि बाहरी रूप में लोगों में विविधता और अनगिनत विभिन्नताएं थी, लेकिन हर जगह एकात्मक की वह जबरदस्त छाप थी जिसने हमें युगों तक साथ जोड़े रखा, चाहे हमें जो भी राजनीतिक भविष्य दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर हमने निबंधात्मक रूप में लिखा है। क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इसका उत्तर आपको इसी तरह लिखना होगा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रवाद साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार है कैसे। विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक इसका उत्तर सुने और समझने का प्रयास करें। पिछले कुछ दशकों में राष्ट्रवाद एक ऐसे प्रमुख सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है जिसने इतिहास रचने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रवाद ने जहां जनता को जोड़ा है, अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने में मदद की है, तो साथ ही विरोध, कटुता और युद्धों का कारण भी राष्ट्रवाद कई दफा रहा है। राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटे छोटे रियासतों के एकीकरण से बृहत्तर मतलब कि बड़े बड़े राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया, किंतु राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में भी भागीदार रहा है। 20वीं शताब्दी में यूरोप में ऑस्ट्रियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इसके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच एवं पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे के मूल में राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर ही भारत व दुनिया के अन्य भागों में ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन हुआ। यह संघर्ष विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्र राष्ट्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा से ही प्रेरित है। दुनिया के कई हिस्सों में तो राष्ट्रवाद मौजूदा राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए भी खतरा बना हुआ है। वस्तुतः यह राष्ट्रवाद के नाम पर अलगाववादी रूप होता है। इसी कारण कई जगह पृथकतावादी आंदोलन उठ खड़े हुए हैं, जैसे कनाडा के क्यूबेक वासियों, उत्तरी स्पेन के बास्को वासियों, तुर्की और इराक के कुर्दों तथा श्रीलंका में तमिलों द्वारा भी इसी प्रकार के राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर आंदोलन चलाए जा रहे हैं। बास्क या कुर्द जैसे पृथकतावादी आंदोलन तो मौजूदा राज्यों के विघटन के लिए संघर्षरत है। विद्यार्थियों, आपको इस प्रश्न का उत्तर इसी तरह विस्तृत रूप में लिखना पड़ेगा। बार बार ध्यान से सुने और समझे, आसानी से सारे उत्तर आपको याद रह जाएंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भूमंडलीकरण के दौर में आज भी राष्ट्रीय आकांक्षाएं सर उठाती रहती है, समीक्षा कीजिए। उत्तर हम लिखेंगे, वर्तमान समय में सारा विश्व भूमंडलीकरण के दौर से गुजर रहा है। राज्य राष्ट्रों के स्थान पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का पूरी दुनिया समर्थन कर रही है, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना के कारण राष्ट्रीय राज्यों की अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं कभी छूट नहीं पाती, और तो और ना ही भविष्य में कभी इन आकांक्षाओं के लुप्त होने की संभावनाएं नजर आती है। कोई भी राष्ट्र वर्तमान समय में अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार करता है, क्योंकि वर्तमान में भी राष्ट्र हित सर्वोपरि माना जाता है। सामूहिक हितों की बातें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों व कार्यक्रमों में ही नजर आती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कई राष्ट्र मिलकर अपने क्षेत्रीय हितों को
साधना अपना सर्वोपरि लक्ष्य समझते हैं। सार्क, आसियान, यूरोपियन यूनियन, ओपेक इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यह संगठन अपने क्षेत्रीय हितों के लिए संगठनात्मक रूप से सदैव प्रयासरत रहते हैं। अपने संगठन विशेष की मांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश करते रहते हैं। ऐसी क्षेत्रीय मांगों से निपटने का एकमात्र तरीका लोकतांत्रिक तरीका है। इससे निपटने में संबंधित देश विभिन्न वर्गों के साथ उदारता व दक्षता का परिचय दे, परंतु इसका आशय यह कदापि नहीं कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु एक जातीय स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें। विद्यार्थियों, यहाँ राष्ट्रवाद अध्याय के प्रश्न बैंक में दिए हुए सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का हमने अध्ययन किया है। आप प्रश्नों को बार बार देखें, सुने, समझें और ज़रूरत हो तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। परीक्षा में इन प्रश्नों में से प्रश्नों के आने की पूरी संभावना है, इसलिए प्रश्नों का अध्ययन बार बार करते रहें। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।